चलो गाइस, तो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। न्यूट्रिशन को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया आप लोगों को। बस उसी डिटेल के साथ पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन गाइस, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब आपका क्या हो गया है, सिलेबस रिडक्शन हो गया इस साल के लिए। तो हो सकता है इसके जो टोटल वेटेज इस चैप्टर का और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, पहले 7-8 नंबर का आता था चैप्टर, अब हो सकता है 10 से 12 नंबर का आ जाए। तो गाइस इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपके टोटल 27 मार्क्स में से 10 से 12 नंबर का चैप्टर अगर आपका बोर्ड में आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, 10 to 12 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो आज के आज ही। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लगातार देखना है ध्यान से, और आपको क्या करना है, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 में करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब पार्ट 2 हम करेंगे अभी। ठीक है, पार्ट 2 हम करेंगे रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन को समझने के पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या देना चाहता हूँ, कुछ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको मुझको सबको पता है दैट हमारा सेल क्या होता है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी के जितने भी आपके सेल्स से लेकर टिश्यू देख लो, टिश्यू से बनने वाले ऑर्गन देख लो, ऑर्गन से बनने वाले ऑर्गन सिस्टम देख लो, या ऑर्गन सिस्टम से बनने वाले आपके ऑर्गेनिज्म देख लो। ठीक है, बेसिक यूनिट जो आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे आप एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ सस्टेन करती है, वो होता है आपका सेल। दैट्स व्हाई सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज सेल जो होता है हमारा, सेल के अंदर हमारी जो आपकी क्या होती है, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और क्या हो गया आपका, डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज आपकी किसके अंदर होती है, एक सेल के अंदर ही होती है। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो, तो सेल के अंदर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, और उन बहुत सारी एक्टिविटीज के सम टोटल को हम क्या कहते हैं, द सम टोटल ऑफ दी ऑल दी एक्टिव वाइटल एक्टिविटीज। ठीक है, सेल क्या करता है हमारा, बहुत सारी ऐसी वाइटल एक्टिविटीज करता है, ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करता है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ऐसी वाइटल एक्टिविटीज के सम को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो द सम टोटल ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब वाइटल एक्टिविटीज क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि वाइटल एक्टिविटीज हम किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो वाइटल एक्टिविटीज रिफर्स टू ऑल द फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर होने वाली सारी फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, वाइटल एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, अब फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज दो तरह की होती है। पहला होता है एनाबोलिज्म, दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। ठीक है, तो आपका एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? एनाबोलिज्म मतलब इट इंक्लूड्स द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बाय व्हिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब आप फॉर्मेशन करते हो सिंपल कंपाउंड से, ऐसी सारी प्रोसेसेस, ऐसी सारी फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज जिसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं सिंपल कंपाउंड से, उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एनाबॉलिक एक्टिविटीज। उनको क्या कहते हैं हम, एनाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या आता है, वो सारी एक्टिविटीज आती है, वो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आती है जिसमें क्या करते हो आप, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हो, किसके द्वारा, एक सिंपल कंपाउंड के द्वारा। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस में आपके 6CO2 प्लस 6H2O को लेके क्या बनाते हो आप, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O क्या बन देता है आपको, C6H12O6 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने सिंपल कंपाउंड से क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और ऐसी सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है एनाबॉलिक एक्टिविटीज। और इनके सारी एक्टिविटीज को जब हम मिला देते हैं, इनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा होता है आपका केटाबोलिज्म। अब केटाबोलिज्म क्या होता है, इट इंक्लूड्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोसेस इसमें क्या किया जाए, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका केटाबोलिज्म। ठीक है, केटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, केटाबोलिक एक्टिविटीज जिसमें क्या होता है, जिसमें आप
लार्जर मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करते हो, सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हो, तो उसको कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, चलो तो किसके अंदर होता है, रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन के अंदर क्या करते हो आप, C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो आप, CO2H2 और एनर्जी में। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो था आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वो CO2H2O के छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कैटाबॉलिज्म। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अब हम जो पढ़ने वाले रेस्पिरेशन वो होता क्या है, तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो आपकी किस चीज के लिए जरूरी होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी के लिए हर काम करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन देखते हैं हम। ठीक है, तो डेफिनेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड इन द इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। एसिमिलेटेड फूड याद कीजिए, न्यूट्रिशन में मैंने पढ़ाया था एसिमिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। एसिमिलेशन का प्रोसेस मतलब जब ब्लड ब्लड के अंदर जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो आपका कहाँ हो जाता है, ट्रांसपोर्ट आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हर सेल्स के, बॉडी के सेल्स के अंदर जब आपका क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो बॉडी सेल्स क्या करते हैं, बॉडी सेल्स उस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करके क्या करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। बस वही एनर्जी का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, आपका रेस्पिरेशन कहता है। ठीक है, मतलब जब आपका एसिमिलेटेड फूड मतलब आपका ग्लूकोज जो आपका कहाँ पहुंच चुका है, जो आपका बॉडी सेल्स के पास पहुंच चुका है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जब। ठीक है, तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को ही कहते हैं हम रेस्पिरेशन। उसको ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो तो इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर टेकन इन। ठीक है, क्या करते हो आप, ये जो आपका ऑक्सीडेशन हमने कहा है कि फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो ये ऑक्सीजन आता है आप जब क्या करते हो, सांस अंदर लेते हो तो उससे क्या जाती है, एयर अंदर जाती है। और एयर के अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करता है, फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, विच प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड ऑक्सीडाइज देम टू रिलीज एनर्जी। क्या करता है, उनको ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स inside the cells for further use and the waste product that is CO2 and H2O are eliminated out of the body। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में लिखा है कि आपकी जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लो जिसको नहीं पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इनसाइड द सेल फॉर फर्दर यूज, ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। और जो भी आपके क्या होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे CO2 हो गया, H2 हो गया, इनको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलो तो जब फूड के ऊपर क्या करता है, फूड के ऊपर आपकी ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, फूड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो आपका क्या होता है, CO2 निकलती है, H2 निकलती है, और आपके एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इसको कहा जाता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। ठीक है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, आप हम सब क्या करते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि जबकि ऐसा नहीं होता है। ब्रीदिंग इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग एंड रेस्पिरेशन इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। बाय समहाउ हम क्या करते हैं, हमको इसको एक ही चीज मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जब क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर रहा है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहा है, और क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ रहा है, तो उसको सिंपली आप क्या कहते हो, ब्रीदिंग कहते हो। उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। मतलब एयर को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, ये कहलाता है आपका क्या, ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन आपका ऑल टुगेदर अलग प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आपका, जहाँ पे आपका फूड का क्या होता है, जहाँ पे फूड इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा
मिस हो गया है। ब्रीदिंग ये आपका क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, ठीक है। और ये होता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज द फिजिकल फिनोमेना। कैसा होता है, फिजिकल फिनोमेना वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। मतलब अगर आपकी O2 अंदर जा रही है तो क्या होती है, CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका बायोकेमिकल क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और आपका क्या निकलता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से क्या होती है, CO2 वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी आपके रिलीज नहीं होती, देयर इज नो एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पे एनर्जी आपके रिलीज होती है, मतलब ब्रीदिंग में आपका क्या होता है, ब्रीदिंग में किसी भी तरह की एनर्जी आपके रिलीज नहीं होती है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, लेकिन अगर आप रेस्पिरेशन में देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्रीदिंग और ये होता है रेस्पिरेशन। ये क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल के बाहर होने वाली एक्टिविटी है। ये क्या है, इंट्रा सेलुलर, मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे किसी भी तरह के एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ब्रीदिंग सिंपली क्या करते हो आप, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या करते हो, ए सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व टू ब्रिंग आउट द ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं हम, एक बहुत बड़ी सीरीज होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की, जिसको हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हमको यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, फूड का ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है। चलो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरह के टाइप्स होते हैं आपके रेस्पिरेशन के। पहला होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है, मतलब जहाँ पे क्या हो, जब आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और आपका क्या होता है, फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है, फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपका फूड था, फूड आपका क्या हो गया, फूड आपका ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रोसेस से जो आपकी क्या होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है। तो फूड क्या होता है आपका, फूड अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो, बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज। बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, जो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं, जब आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब पायरुविक एसिड जो होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है आपका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, पायरुविक एसिड का। पायरुविक एसिड आपका 6O2 प्लस 6H2O, ये आपका 6CO2 है, क्या बेटा, 6CO2 है प्लस 6H2O प्लस क्या देता है आपका, 38 मॉलिक्यूल देता है एटीपी के, क्या देता है, 38 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या होता है, वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्या होती है बेटा, काफी ज्यादा एनर्जी आपके रिलीज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है आपका, ऑक्सीजन की वजह से जो आपका ऑक्सीडेशन होता है फूड का, वो क्या होता है, कंप्लीटली फूड का ऑक्सीडेशन हो पाता है, कंप्लीटली फूड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखोगे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, when the oxidation of food material does not require or it occurs in the absence of oxygen। मतलब क्या हो गया, अगर आपका ऑक्सीजन का एब्सेंस है और तब आपका क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऐसे मोड ऑफ रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या हुआ, फूड आपका कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, सेम आपका ग्लाइकोलिसिस। अब आपका दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला होता है आपका क्या, पहला अगर आप देखोगे तो आपका यीस्ट के अंदर होता है, कहाँ होता है बेटा, यीस्ट के अंदर होता है, ठीक है। क्या बनता है, यीस्ट के अंदर जब आप ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है आपका इथेनॉल बनता है और आपका CO2 बनता है, और साथ में कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं, दो एनर्जी के एटीपी बनते हैं। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, दो दो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और अगर आप एनिमल्स के अंदर देखोगे तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है बेटा, मसल सेल्स में क्या होता है, आपके जो मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब आपका पायरुविक एसिड आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जब पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और साथ में दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अभी आपका लैक्टिक एसिड कब बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड जब बनता है आपका, जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हो, सपोज आप रनिंग कर रहे हो, बहुत लंबा आप दौड़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप लगातार फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें क्या बनता है, आपकी जो भी मसल्स इन्वॉल्व होती है, जो भी मसल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें क्या हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या आते हैं, क्रैम्स आते हैं, क्या आते हैं,
मसल में जो क्रैम्प्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो गाइस, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिख लीजिए एरोबिक, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, एरोबिक लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एनारोबिक। ठीक है, चलो। एरोबिक में क्या होता है, इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, सारे लिविंग सेल्स होते हैं जो आपके हायर प्लांट और एनिमल्स के उसके अंदर पाया जाता है। आपका एनारोबिक कहाँ पाया जाता है, इट ऑकर्स इन द बैक्टीरिया, फंजाई, जर्मिनेटिंग सीड्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स एंड द मसल सेल्स। ठीक है, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट मिलता है आपको हमेशा क्या मिलता है, CO2 H2O, और आपके कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के। आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एंड प्रोडक्ट्स, आपको अल्कोहल मिल सकता है, CO2 मिल सकता है, और आपके लैक्टिक एसिड मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्या करते हो, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो, तो आपको 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी के। कितने मिलते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं। मतलब आपका एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कितने मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, जब आप क्या करते हो, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को क्या करते हो, ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका, ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आपका ग्लूकोज हो गया, वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है उसको, और काफी ज्यादा एनर्जी आपके रिलीज होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके इनकम्प्लीटली या पार्शली क्या होते हैं, आपके आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। नॉन टॉक्सिक टू द हायर एनिमल्स, कैसे होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं हायर एनिमल्स के लिए, लेकिन ये क्या होते हैं, हायर एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक कौन होता है, आपका एनएरोबिक। तो ये आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए था, और ये आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए था। याद कर लीजिएगा गाइस, 3 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। बेसिक आपका डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते रहते हैं 3 नंबर में। तो आपको बेसिकली 6 पॉइंट दिए, आपको 6 के 6 नहीं लिखना है, आपको 3-4 पॉइंट याद कर लेना अच्छे जो आपको लगे, और क्या करना है, उनको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, चलो। तो ब्रेकडाउन का कैसे होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है बेटा। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है आपका, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखिए आपका ग्लूकोज क्या है, आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है आपके। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो क्या हो जाता है, 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। 6 कार्बन से आपका 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, 3 तरीके से आपका रेस्पिरेशन हो सकता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यीस्ट के अंदर, तो यीस्ट के अंदर क्या होगा आपका, यीस्ट के अंदर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका इथेनॉल के अंदर, जो क्या है आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है, और आपका एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, और साथ में आपके 2 एटीपी के एनर्जी के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ठीक है, अगर आपका पायरुवेट किसके अंदर हो रहा है, पायरुवेट अगर आपका ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होगा, तो ये आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, और साथ में आपके 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, चलो। और अगर आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जब क्या बनता है, आपका CO2 निकलता है, और आपका H2O निकलता है, और आपके एनर्जी के कितने मिलते हैं, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आपके रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अंदर अलग अलग आपको एंड प्रोडक्ट देख सकते हो। किसी के अंदर इथेनॉल और CO2 पाया जाता है, किसी के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और आपका क्या है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपका CO2 और H2O देखने को मिलता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, ये देख लीजिए, इस तरीके से लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके से आपका पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलो। तो हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन इन प्लांट, फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, और फिर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के साथ, कि प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो प्लांट को आपको पता है गाइस कि प्लांट क्या करते हैं, दिन के टाइम पे आपने देखा होगा कि दिन के टाइम प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, और आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस आपका रात में नहीं देखा जाता है। क्यों, क्योंकि सनलाइट आपका एब्सेंट होता है रात में, तो उस वजह से आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन
अब आप देखो यहाँ पे जब आपका क्या होगा, डे टाइम होगा, किसी प्लांट के लिए जब डे टाइम होता है तो क्या करता है वो CO2 को अंदर लेता है और O2 को बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, तो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, CO2 की। और आपकी O2 क्या होती है, बाय प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस का, जिसकी वजह से आपका O2 बाहर निकल जाती है। लेकिन रात में क्या होता है बेटा, रात में आपका फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता है, तो क्या होता है आपका प्लांट्स के लिए क्या आती है, O2 की जरूरत पड़ती है। O2 की जरूरत पड़ती है, पहले जो O2 उनको कहाँ से मिल रही थी, उनको फोटोसिंथेसिस की मदद से मिल रही थी, तो उसको क्या करता था, प्लांट कंज्यूम कर लेता था। लेकिन अब क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो O2 की उनको जरूरत पड़ेगी, तो O2 को क्या करता है वो अंदर लेता है और क्या करता है CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के टाइम पे क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, और रात के टाइम क्या करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द एनिमल्स इन द थ्री एस्पेक्ट। आपका प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल्स के हिसाब से क्या होता है, तीन तरीके से अलग होता है। एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट तरीके से होती है, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, तो ऑल द प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इंडिविजुअली, ऑन द अदर हैंड ऑन एनिमल्स परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है बेटा कि जो आपके प्लांट्स जो पार्ट्स जो भी पार्ट्स के क्या प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं सारे के सारे वो क्या करते हैं, सारे पार्ट्स अलग अलग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एज ए सिंगल यूनिट क्या करता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या दिया है आपको, दूसरा डिफरेंस ये दिया है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देयर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपका बहुत कम अमाउंट में क्या होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर आपका लार्ज और लॉन्गर डिस्टेंस पे क्या होती है, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ओकर्स एट अ वेरी स्लो रेट। कैसे होता है बेटा, बहुत ही स्लो रेट पे आपका ओकर होता है। ठीक है, बहुत ही स्लो रेट पे आपका प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, बट इन द एनिमल्स इट अकर्स एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, आपका बहुत ही तेज रेट पे आपको क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपको ठीक है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, in the plants the process of respiration in the leaves takes place during daytime as well as in the night. During daytime when photosynthesis takes place oxygen O2 is produced। देखो आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका जब दिन का समय होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वहां पे चल रहा होता है प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। द लीव्स यूज सम ऑफ दिस O2। ये जो आपकी O2 प्रोड्यूस हो रही है, लीव्स क्या कर लेती है, उसको थोड़ा बहुत यूज कर लेती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, और जो आपकी बची कुची O2 होती है उसको क्या कर देता है, बाहर एयर में डिफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका नेट मूवमेंट जो हुआ बेटा ड्यूरिंग डे टाइम वो क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम आपका क्या होता है, CO2 इन मतलब CO2 अंदर जाता है प्लांट में और O2 आपका बाहर निकलता है। ठीक है, लेकिन रात में क्या होता है, रात में जब आपका फोटोसिंथेसिस का क्या हो जाता है, आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो आपका क्या होता है, जो नेट मूवमेंट होती है, नेट एक्सचेंज मूवमेंट होती है, वो क्या होता है, O2 आपकी अंदर जाती है और आपकी CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। दिन के टाइम आपका क्या होता है, CO2 अंदर जाती है, O2 बाहर निकलती है, और रात के टाइम क्या होता है, आपका O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, चलो, तो प्लांट्स के अंदर आपका तीन तरीके से रेस्पिरेशन होता है, तीन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो आपके अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। पहला होता है आपका रेस्पिरेशन इन रूट्स। रूट्स के द्वारा क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन होता है। तो रूट्स क्या होती है आपकी, रूट्स इज द ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सोइल। आपको पता है जो रूट्स जो होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, डायरेक्ट सोइल के कांटेक्ट में होती है। और सोइल के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, सोइल के मॉलिक्यूल्स के अंदर आपकी जब प्रेजेंट होती है रूट्स, तो सोइल के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है, एयर पाई जाती है। वहां पे क्या पाया जाता है, थोड़ी बहुत एयर प्रेजेंट होती है पार्टिकल्स, जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ ए प्लांट takes oxygen from the air present in the between the cells soil particles by the process of diffusion। ठीक है, तो आपकी जो क्या करते हैं, जो भी रूट्स होती है प्लांट की, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ठीक है, सोइल के पार्टिकल्स के बीच में जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको क्या कर लेती है, अंदर ले लेती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
The extension of the epidermal of the cell of a root hair are in contact with the air in the soil. Oxygen diffuses into the root hairs and reaches to all other parts of the body. ठीक है, ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, रूट हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इन रूट हेयर्स में क्या होते हैं, आपके रूट हेयर्स के क्या करते हैं, ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल ऑफ ए सेल ऑफ ए रूट हेयर्स आर इन कांटेक्ट विद द एयर। ये क्या करते हैं, आपके यहाँ पे एयर आप देख सकते हो इस तरीके से आसपास जो एयर होती है उनके कांटेक्ट में होते हैं। ये क्या करते हैं, वो एयर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर को क्या कर लेते हैं, डिफ्यूज कर लेते हैं। जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो कहाँ चली जाती है, रूट हेयर के अंदर चली जाती है। और इसी रूट हेयर की मदद से क्या होता है आपका, वो आपके अलग अलग पार्ट जो होते हैं रूट्स के उसमें पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपका देखोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी ऑक्सीजन आ जाती है, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी। इस तरीके से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं रूट हेयर्स क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं, इन लेते हैं, O2 को अपने अंदर लेते हैं और क्या करेंगे बाद में CO2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रूट्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, रूट हेयर्स की मदद से क्या करता है, रूट्स क्या करती है आपकी रूट हेयर्स की मदद से, रूट्स आपकी रूट हेयर्स की मदद से क्या करती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करना, दैट द लेट प्लांट्स डाई बट देयर रूट रिमेन्स वाटर लॉक्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम between because too much water expels all the air in between the soil and the particles. Due to this, oxygen is not available to the other roots for aerobic respiration. Under this condition, the root will respire anaerobically, producing alcohol with the which may kill the plant. ठीक है, अगर क्या होता है बेटा, यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, अगर आपके लेट प्लांट्स क्या होते हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा टाइम तक क्या हो जाते हैं, वाटर लॉक्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वाटर लॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, मतलब पानी के अंदर उनकी रूट्स प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है उनका, ठीक है, वो डाई मतलब वो मर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी क्या होगी, टू मच वाटर एक्सपेल्स ऑल द एयर इन बिटवीन द सोइल एंड द पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी जो होती है अवेलेबल होती है, वो रूट तक नहीं पहुंच पाती है, और ऑक्सीजन जब आपकी रूट तक नहीं पहुंच पाती है तो क्या होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होगा, आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा, और जो क्या कर सकता है, आपका प्लांट को किल कर सकता है। दैट्स व्हाई आपका क्या होता है, अगर आपका जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर ज्यादा टाइम तक वाटर लॉक्ड होते हैं, अगर उनको बहुत ज्यादा ओवर इरिगेट कर दिया जाता है, फिर उनको बहुत ज्यादा पानी दे दिया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो सकता है, ये भी आपका हानिकारक हो सकता है। दूसरा होता है आपका रेस्पिरेशन इन स्टेम। स्टेम के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, हर्बेशियस प्लांट मतलब जो हर्ब वाले प्लांट होते हैं जिसकी स्टेम्स कैसी होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, उनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स किसके थ्रू करते हैं आपके, उनकी स्टेम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, उनकी स्टेम्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उनकी स्टेम्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपकी जो थोड़ी क्या होती है, वुडी स्टेम होती है। वुडी मतलब जो जिनकी स्टेम क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, उनके अंदर इस तरीके से लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं लेंटिसेल्स की मदद से क्या करती है, ये स्टेम्स क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। इन्हीं की मदद से क्या होता है आपका, ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होता है आपका O2 अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन जो होता है स्टेम में, वो किसकी मदद से होता है, लेंटिसेल्स। किसकी मदद से होता है, लेंटिसेल्स की मदद से होता है। और रेस्पिरेशन लीव्स के अंदर किसकी मदद से होता है, आपका स्टोमेटा के थ्रू। किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है आपका, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन लीव्स में होता है। तो प्लांट्स के अंदर आपके तीन तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला होता है रेस्पिरेशन इन रूट्स, दूसरा होता है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, और तीसरा होता है आपका रेस्पिरेशन इन लीव्स। ठीक है, चलो आपका इनहेलेशन भी होगा, इसी से आपका क्या होगा, एक्सहेलेशन भी होगा। इनहेलेशन मतलब इसी से क्या होगा, आपका O2 अंदर जाएगी और इसी से क्या होगी, आपकी CO2 बाहर आएगी। ठीक है, तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल एनिमल होता है। इट डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस फॉर द ब्रीदिंग। क्या होता है आपका, सिंपली आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सिंपल डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपकी कंसंट्रेशन वाली है। ठीक है, अगर क्या हो गया यहाँ पे सेल के अंदर, यहाँ पे अमीबा के अंदर क्या है, अमीबा के अंदर अगर आप O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन अगर आप ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा,
और O2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन का मूवमेंट होता है। ठीक है, क्या करता है आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, क्या करेगा अंदर जाएगा। यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और आपका यहाँ पे कम है, बाहर आएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है सिंपली रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन अमीबा में किसकी प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है, जो क्या करती है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करती है। मूवमेंट कैसे होगी गैसेस की? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कैसे होगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, जहां पे आपका O2 ज्यादा होगा तो क्या करेगा? O2 क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में आएगा, और CO2 क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में आएगा। इस तरीके से आपका अमीबा का के अंदर क्या होता है? अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस because the volume of the human body is so big and diffusion is a very slow process. It will take lot of time to make oxygen available to all the body cells. ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका कि जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू उनके अंदर सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं होता है आपका पूरा का पूरा? ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्यों नहीं होती है? तो गाइस यहाँ पे सोचिए आप, ठीक है, कि आपकी ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर है तो आपके कितने लार्ज नंबर में क्या है आपका? मल्टी सेलुलर सेल्स है, मिलियंस ऑफ द सेल्स है। और मिलियंस ऑफ द सेल्स को क्या होती है? कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, किस चीज की? कंटिन्यूअसली रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, और आपका जो क्या है डिफ्यूजन, क्या है डिफ्यूजन? बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब स्लो प्रोसेस होगा तो हर सेल को टाइम टू टाइम आपका ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और टाइम टू टाइम ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, दैट्स वाई आपका जो आपके हायर एनिमल्स होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में आपका वहां पे डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, इन लार्ज एनिमल देयर इज ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, देख लीजिए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है to carry oxygen to the all the parts of the body quickly. The blood contains respiratory pigment hemoglobin which takes up the O2 from the air and carry it to the all the other parts. ठीक है, तो इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या करता है? ब्लड आपका कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता है तो हर पार्ट के जो आपके बॉडी के हर ऑर्गन तक, हर पार्ट तक क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब ऑक्सीजन को कैरी कौन करते हैं? इस ब्लड के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है? इस ऑक्सीजन को लेके जाता है और हर एक पार्ट तक क्या करता है? हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सीजन को। तो आपका हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरियर, इट इज द कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेके जाने वाला कौन होता है? यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेदर गिल्स, ट्रेकिया और द लंग्स हैव थ्री कॉमन फीचर्स। ठीक है, आपके एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? तीन तरह के अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तीनों में क्या होते हैं? कॉमन फीचर्स होते हैं। वो कॉमन फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सब में क्या होता है? आपका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है ताकि क्या मिल सके? उनको इनफ ऑक्सीजन मिल सके। All the respiratory organs have the thin walls for the easy diffusion and exchange of the respiratory organs. ठीक है, क्या होती है? उनकी जो वॉल्स होती है, यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो किसकी बनी होती है? बहुत ही पतली वॉल होती है। ठीक है, एक सिंगल सेल की बनी हुई वॉल रहती है, जिसकी मदद से क्या होता है आपका, जिसकी मदद से जो भी गैसेस आपकी आ रही है वो क्या कर सके? आपकी इजीली उस वॉल को क्रॉस करके क्या कर सके? मूवमेंट कर सके, और एक्सचेंज जो है आपका O2 CO2 का वो आसानी से हो सके। ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो आपके जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वहां पे क्या होता है? हमेशा आपका ब्लड सप्लाई जो होगा कैसा होगा? बहुत रिच ब्लड सप्लाई होता है, ताकि क्या हो सके आपका, ताकि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट क्या हो सके? इजीली अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे हो गई आपकी फिश। फिश के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है? ठीक है, द फिश हैज ए स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। फिश के पास क्या होता है? जैसे हमारे पास लंग्स है, वैसे ही क्या होता है? फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसका नाम है ब्रीदिंग के लिए, जिसका नाम है गिल्स। When valve passes over the gills extract dissolved oxygen from the water.
ठीक है, क्या करती है गिल्स का काम, क्या होता है गिल्स का काम होता है आपका जो वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, गिल्स करते हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने क्या करा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पे क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होती है फोटोसिंथेसिस ज्यादा देखा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट से। सेम यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो उस चीज को, दैट द ब्रीदिंग की जो रेट होती है आपकी किसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वो ज्यादा तेज होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका क्या होता है ए फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन टू द एक्वेटिक एनिमल्स। फास्टर ब्रीदिंग रेट होगी तो क्या होगा, आपका ज्यादा ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स को मिल सकेगी। द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर फॉर ब्रीदिंग। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उसके आसपास क्या होती है, सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट होती है जिसको वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। कैसी होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है तो आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ता है, फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग चाहिए होती है, ताकि क्या हो सके, काफी कम अमाउंट में वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है वाटर के अंदर, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फास्टर रेट से ब्रीदिंग आपकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये फिश है, फिश के अंदर क्या है, ये इस तरीके से गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिल्स है आपके, ये आपके गिल्स है। और गिल्स के अंदर क्या होती है, इस तरीके से मूवमेंट होती है आपकी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या करता है आपका, एक साइड से कैसा आता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, एक साइड से आपका ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है। ऑक्सीजन रिच मतलब इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है या फिर कंसंट्रेशन कम होता है। इस तरीके से फिश में क्या होता है, आपका गिल्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब आपके क्या हो गए, जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो जो आपके इंसेक्ट्स है जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गया। ठीक है, हैव द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स एंड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा। क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा। ये जो आपको मैंने मार्क किया ये आपका क्या है, होल है। इसकी मदद, जैसे हमारे होते हैं ना नोस्ट्रिल्स, जैसे हमारे क्या होते हैं नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये हमारे छेद है। इसकी मदद से क्या करते हैं, हम सांस को अंदर लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने क्या किया, सांस को अंदर लिया, तो किसकी मदद से लिया, इन नोस्ट्रिल्स की मदद से। तो इंसेक्ट्स के अंदर भी क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइरेकल्स क्या काम करते हैं, स्पाइरेकल्स आपके सेम नोस्ट्रिल वाला काम करते हैं। क्या करते हैं, सांस आपकी एयर किसके थ्रू अंदर जाती है, एयर इसी इसी स्पाइरेकल के थ्रू अंदर जाती है। ये स्पाइरेकल्स फर्दर आगे जाके कैसे कनेक्टेड होते हैं, आपके एयर ट्यूब्स या फिर ट्रेकिया से कनेक्टेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होती है, आपके ट्रेकियल सिस्टम होता है, पूरा का पूरा ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, इसमें आपकी क्या होती है, जो भी एयर आपने क्या की है, इनहेल की है स्पाइरेकल्स के थ्रू, वो पास ऑन होती है इस तरीके से, और इस तरीके से आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आप अर्थवर्म में देखोगे तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बेटा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, अर्थवर्म में आपका जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो ऑक्सीजन की जो क्या होती है, सॉरी अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, तो एक जगह से आपका CO2 बाहर निकलता है और आपका एक जगह से अंदर जाता है, मतलब मॉइस्ट स्किन से आपका बाहर जो आ रहा है वो क्या आएगा, CO2 आएगा, और अंदर आपका क्या जाता है, O2 जाता है। इस तरीके से रेस्पिरेशन आपको अर्थवर्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो हमने देखा था कि ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन के लिए या फिर डाइजेशन के लिए भी क्या था, एक पूरा सिस्टम बनाया गया था जिसका नाम था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम अगर आप यहाँ रेस्पिरेशन के लिए देखोगे तो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन के लिए भी एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑल टुगेदर काम करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका डायग्राम आपको दिख रहा है। यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ पे होते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर होता है आपका नेजल पैसेज। फिर क्या होता है, नेजल पैसेज होता है, ये यहाँ से अंदर जाने के बाद एक पैसेज होता है जिससे आपकी एयर आगे की तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, फिर आता है आपका फेरिंग्स। फिर क्या आता है, फेरिंग्स आता है, फिर आता है लेरिंग्स। फेरिंग्स और लेरिंग्स के बाद आती है आपकी ट्रेकिया। क्या आती है, ट्रेकिया आती है। और ट्रेकिया के बाद आपके आता है क्या, ट्रेकिया के बाद आपका आता है, ठीक है, क्या आता है, लंग्स आता है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो आप लिख लीजिए, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं।
नोस्ट्रिल के बाद होता है आपका नेजल चैम्बर, क्या होता है नेजल चैम्बर होता है, ठीक है। फिर आता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। फिर आता है आपका लेरिंग्स, ठीक है। फिर क्या आती है ट्रेकिया आती है, फिर आता है आपका लंग्स। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। दो लंग्स पाए जाते हैं आपके ह्यूमंस के अंदर, कितने पाए जाते हैं पेयर ऑफ लंग्स, या फिर आप कह सकते हो दो लंग्स पाए जाते हैं। These are attached to a system of the tubes which open on the outside through the nostrils, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गन क्या होते हैं, these are the main structure in the human respiratory system। पहले होते हैं nostrils, there are two nostrils which converge to form a nasal passage, ठीक है। ये आपके दो नोस्ट्रिल होते हैं जो क्या होते हैं आपके नाक में, दो नोस्ट्रिल होते हैं जो आपके सेपरेटेड होते हैं दोनों एक दूसरे से, आगे जाके क्या हो जाते हैं कन्वर्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कन्वर्ज हो जाते हैं, कन्वर्ज मतलब मिल जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं एक कॉमन पैसेज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं नेसल पैसेज, जिसको हम क्या कहते हैं नेजल पैसेज कहते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल इज लाइंड बाय द हेयर, ठीक है। अंदर अंदर की तरफ से क्या होते हैं आपके अंदर की जो वॉल होती है, अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है नोस्ट्रिल की, वो किससे प्रेजेंट होती है, वहां पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वहां पे म्यूकस का सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से क्या होती है पूरी वो वेट रहती है, ठीक है। द म्यूकस एंड द हेयर हेल्प्स इन द फिल्टरिंग द डस्ट पार्टिकल्स आउट फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। जो भी आप एयर क्या करते हो अंदर लेते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं आपके, उनको आपका क्या कर लेता है, ये आपकी म्यूकस और हेयर क्या कर लेते हैं उसको चिपका लेते हैं अपने पास, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि आपके जो क्या है डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग्स तक ना पहुंचे, ठीक है। फर्दर एयर इज वार्म्ड अप व्हेन एंटर्स द नजल पेजेस। आपकी एयर क्या हो जाती है वार्म हो जाती है जैसी वो नजल पैसेज में जाती है। दूसरा ऑर्गन होता है आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब पी मतलब याद रखिएगा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सब, फेरिंग्स पहले आता है लेरिंग्स, पी मतलब फेरिंग्स और एन मतलब लेट, तो लेट मतलब बाद में आएगा लेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होता है बेटा, फेरिंग्स इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर द नजल पैसेज। नजल पैसेज के बाद आपका जो ऑर्गन आता है जो ट्यूब जैसा दिखता है उसको कहते हैं फेरिंग्स, और उसके बाद आता है लेरिंग्स। दिस पार्ट्स कम्स आफ्टर द फेरिंग्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी वॉइस बॉक्स। इसको क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आपकी आवाज जहां से निकलती है उसको कहा जाता है लेरिंग्स, ठीक है। फिर होती है ट्रेकिया, दिस इज कंपोज्ड ऑफ द रिंग्स एंड कार्टिलेज। किसकी बनी होती है आपकी रिंग्स और कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। कार्टिलेजनस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया इन एब्सेंस ऑफ द एयर, ठीक है। अगर आपकी एयर का एब्सेंस के टाइम पे क्या करती है, ये जो आपकी रिंग्स होती है कार्टिलेजनस रिंग्स जो आपकी कन्वर्ट करके रखती है, जो आपकी कंपोज करके रखती है किसको, ट्रेकिया को, तो ट्रेकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाता है, ये आपकी कार्टिलेजनस रिंग होती है, ये आपकी बचाती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है आपका नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से आगे क्या हुआ कन्वर्ट होकर यहाँ बना नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा ये होता है फेरिंग्स। ये क्या होता है फेरिंग्स, ये होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स आने के बाद अगर आप देखोगे ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका लेरिंग्स आ गया। लेरिंग्स के नीचे होती है ट्रेकिया, क्या होती है ट्रेकिया, इस तरीके से ट्रेकिया होती है, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया, और ट्रेकिया आपकी फर्दर आगे जाके किस में हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो लंग्स में, ठीक है। तो ट्रेकिया के आपकी दो ब्रांचेस निकलती है, वो बन जाती है आपकी लंग्स, और लंग्स आपके क्या होते हैं, लंग्स आर दी प्राइमरी साइट फॉर दी रेस्पिरेशन और दी एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या निकल रहा है आपकी, ट्रेकिया से दो ब्रांच निकल रही है आपकी इस तरीके से ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच निकलती है, ठीक है। ए पेयर ऑफ ब्रोंकाइज कम आउट फ्रॉम द ट्रेकिया, ट्रेकिया से क्या निकलते हैं पेयर ऑफ ब्रोंकाई निकलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जो ब्रांच निकली है आपकी इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले राइट मेन ब्रोंकस, इसको क्या बोलते हैं, जो आपकी जो पहली ब्रांच निकली है इसको बोलते हैं राइट मेन ब्रोंकस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका राइट मेन ब्रोंकस हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट मेन ब्रोंकस। अब यहाँ से क्या होती है फर्दर और ब्रांचेस निकलती है, ये आपकी एक ब्रांच निकली, ये आप आगे जाओगे ये दूसरी ब्रांच निकली, और ये आपकी क्या निकली यहाँ पे तीसरी ब्रांच निकली, ठीक है। तो ये आपकी क्या निकलती है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। इनको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं बेटा, सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, प्राइमरी ब्रोंकस निकला। अब ये यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस निकलते हैं, ठीक है। और फिर क्या निकलता है आपका एक और फर्दर अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो एक और ब्रांच निकलती है जिसको कहा जाता है टर्शरी ब्रोंकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहली क्या निकली आपकी, अगर आप देखोगे तो ये पहली ब्रांच निकली, इसको क्या कहा, इसका कहा प्राइमरी ब्रोंकस।
फिर आपकी सेकेंडरी ब्रांच निकली यहाँ पे, उसको क्या कह दिया, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर अगर आपकी टर्शरी ब्रांच निकली तो इसको क्या कह दिया, टर्शरी ब्रोंकस कह दिया। और इस टर्शरी ब्रोंकस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस तरीके से फाइबर्स लगे रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। चलो, इन ब्रोंक्यूल्स के आगे अगर आप जाके देखोगे तो इन ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या होता है बेटा, ये ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके इस तरीके से अल्वियोलाई के गुच्छे लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, इस तरीके से एल्वियोलाई के गुच्छे लगे रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके एयर, ठीक है, बलून जैसी एल्वियोलाई लगी रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये एल्वियोलाई क्या होती है, टर्मिनल एंड पे, ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल एंड पे क्या पाए जाते हैं, कुछ एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर एयर सेक्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। The alveolus is composed of a very thin membrane and is the place where the blood capillaries open, ठीक है। जो आपकी लंग्स में आने वाली ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे ओपन होती है, यहीं पे ओपन होती है। दिस इज alveolus where the oxygen mixes with the blood and the carbon dioxide exits from the blood, ठीक है। ब्लड में आपका क्या हो रहा है, जो भी आपकी CO2 आती है, ठीक है, वो कहाँ पे आती है आपकी, वो यहीं पे आपकी निकल जाती है बाहर। और O2 जो आपकी क्या किया आपने इनहेल किया, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है आपका इन एल्वियोलाई टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आपका एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और यहाँ पे क्या करती है, सराउंड करके रखती है एल्वियोलाई को, ठीक है। तो एल्वियोलाई में क्या किया आपने, जो भी एयर इनहेल की है, जो भी एयर इनहेल की है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, एल्वियोलाई के अंदर होगी। अब आपकी क्या ब्लड कैपिलरीज, तो क्या करेगा, O2 आपकी बाहर निकलती है, क्या करती है, O2 बाहर निकलती है, कहाँ से, आपकी O2 बाहर कहाँ से निकलती है बेटा, O2 बाहर निकलती है एल्वियोलाई से, और किसके अंदर चल जाती है, ब्लड कैपिलरीज के साथ मिक्स हो जाती है। और ब्लड कैपिलरीज से आपकी निकलती है CO2, क्या निकलती है, CO2, जो कहाँ पहुंच जाती है आपका, जो आपकी एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाती है। इस तरीके से क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ताकि क्या हो सके, आपका ऑक्सीजन का जो है आपका प्रॉपरली क्या हो सके, ऑक्सीजन का प्रॉपरली आपका ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। और आपका CO2 का जो लेवल है वो भी ब्लड के अंदर कम हो सके। इस तरीके से एल्वियोलाई क्या करती है, O2 और CO2 का एक्सचेंज करती है। और O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, तो क्या होता है इसको, इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स को कहते हैं कि जो भी एयर का एक्सचेंज हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, आपका एल्वियोलाई की मदद से हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज दी, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ दी लंग्स, जिसको लंग्स की फंक्शनल यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो एयर जब आपकी अंदर जाती है, किसमें अंदर जाती है, एयर जब आपकी क्या करती है बेटा, एयर जब आपकी, जब इनहेल करते हो आप एयर को, तो किस, उसका पाथवे क्या होता है, उसका पाथवे होता है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से जाती है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से जाती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स, ठीक है। लंग्स से जाता है आपका ब्रोंक्योस, और ब्रोंक्योस से जाती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से जाती है ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ पे लिख सकते हो आप टिश्यूज या ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। अब जब आपका क्या हो जाएगा, टिश्यू और सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो जाएगा, जब आपका क्या होती है, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा, CO2 जाती है आपकी टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से लंग्स, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लेरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, और नोस्ट्रिल से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये आपका ऑक्सीजन का पैसेज हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका CO2 का पैसेज हो गया। इस तरीके से आपका CO2 का पैसेज होता है, इस तरीके से आपका O2 का पैसेज होता है, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग में आपकी दो प्रोसेस होती है, पहला होता है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस को अंदर लेते हैं हम, जब इनहेल करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। और दूसरा प्रोसेस जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम एक्सेल करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। द एयर विच वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स वेरीज इन इट्स प्रेशर, सो बेसिकली व्हेन देयर इज अ फॉल इन द एयर प्रेशर, द alveolar spaces falls and in the air enters the lungs, ठीक है, ठीक है। तो जब क्या होता है आपका, अगर आपका एयर प्रेशर एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में जो एयर प्रेशर होता है वो अगर कम होता है तो आप क्या करते हैं, आपकी लंग्स क्या करती है, लंग्स क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, उसको कहा जाता है इंस्पिरेशन। एंड as the pressure of the alveoli within exceeds the atmospheric pressure, then the air is blown out from the lungs। और अगर आपका एल्वियोलाई में क्या होता है, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, अगर आप CO2 का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहां पे CO2 इकट्ठी होती जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सहेल करना पड़ता है, आपको एयर को ब्लो करना पड़ता है लंग्स के बाहर,
ठीक है। द फ्लो रेट ऑफ द एयर इज इन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, चलो तो इंस्पायरेशन कैसे होता है, तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा ये आपकी मसल जिसको कहते हैं डायफ्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और देखो लंग्स आपके ये होते हैं लंग्स, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। ये आपके थोड़ा गंदा बन गया डायग्राम, एक मिनट। ये आपकी ट्रेकिया होती है, ये आपके लंग्स है, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स को सराउंड कौन करता है, आपकी रिब केज करती है। कौन करती है बेटा, रिब केज आपकी क्या करती है, लंग्स को सराउंड करके रखती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इसी लंग्स और डायफ्राम के बीच में, ठीक है, आपकी रिब केज की मूवमेंट होगी और आपका डायफ्राम की मूवमेंट होगी, पूरी की पूरी किसके अंदर, पूरी की पूरी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है आपकी, इसी तरीके से डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम और आपका क्या करेगा बेटा, डायफ्राम आपका क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। So in the process of inspiration, there would be a contraction of the muscles attached to the ribs on the outer side, which pulls out the ribs and result in the expansion of the chest cavity. The diaphragm contracts, move downwards and expands the chest cavity, resulting in the contraction of the abdominal muscles. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका जो क्या है डायफ्राम है, ये क्या करता है आपका, मूव्स डाउन, क्या करेगा, नीचे की तरफ जाता है। कैसे क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। ये आपका नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या करेगी, एक्सटर्नली इस तरीके से मूवमेंट करती है, साइडवर्ड मूवमेंट करेगी रिब्स, तो आपका क्या होगा, एयर क्या करेगी, एयर आपकी अंदर आती है, एयर क्या करती है, अंदर आती है, ठीक है। इनहेलेशन होता है आपका, तो क्या होता है, देखो जब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपका क्या हो रहा है, इस साइड से भी आपकी क्या कर रही है, रिब्स इस साइड जा रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, तो आपका क्या करेगा, वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ता है, वो क्या करता है आपका, बढ़ता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज द इंस्पायरेशन। इट्स एन एक्टिव प्रोसेस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, द एयर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम अगर आपका बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का, तो क्या होगा, आपका एयर प्रेशर कम हो जाएगा और इंस्पायरेशन मतलब आप सांस अंदर ले पाओगे, ठीक है, आप क्या कर पाओगे, इंस्पायर कर पाओगे एयर को। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका रिब्स की जो मसल करती है साउथवर्ड मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, अब डायफ्राम भी क्या कर रहा है आपका, नीचे जा रहा है, फर्दर इंक्रीजेस द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी, उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका थोरेसिक कैविटी का साइज वापस और बढ़ रहा है, और लंग्स क्या करते हैं आपके, एक्सपांड करते हैं। विद द एक्सपांशन ऑफ द लंग्स द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस, जो आपका एयर प्रेशर होता है लंग्स के अंदर वो क्या होता है, अगर आपका साइज बढ़ रहा है लंग्स का तो वो कम हो जाएगा। द प्रेशर इक्वलाइजेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनसाइड द लंग्स। ठीक है, ये इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या फिर इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए आपकी क्या करती है, एयर अंदर की तरफ मूवमेंट कर जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायफ्राम आपका नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। आपके रिबकेज क्या कर रहा है, इस तरीके से साइडवर्ड मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, तो क्या हो गया आपका वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ गया, वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका लंग्स क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, और लंग्स को एक्सपांड करेंगे तो उसको उसको करने के लिए क्या होगा आपका, उसको आपका क्या होगा, यहाँ पे एयर क्या करेगी, उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए क्या करेगी, एयर मूवमेंट करती है, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ गई आपकी थोरेसिक कैविटी की, और आपका क्या हो गया, लंग्स एक्सपांड हो गए, तो क्या हो गया आपका एयर क्या करेगी, इनहेल करेगी, क्या करेगी, एयर आपकी इंटर कर जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है। अगर आपका ये डायफ्राम नीचे जा रहा था, ये क्या हो जाए आपका वापस से उसी पोजीशन पे आ जाए, ये डायफ्राम आपका उसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। आपकी जो रिबकेज थी वो भी क्या आ गई आपकी उसी पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। तो क्या करेंगे आपके लंग्स, क्या करेंगे आपके लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, आपकी एयर बाहर निकलेगी, क्या करेगी, एयर आपकी बाहर निकलेगी। इस तरीके से एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो इनहेलेशन करते टाइम पे क्या हो रहा है, आपके लंग्स एक्सपांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, और एक्सहेलेशन करते टाइम पे क्या हो रहा है, आपका लंग्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप इनहेल करते टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, डायफ्राम क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और आपका क्या हो रहा है, रिबकेज की जो मूवमेंट हो रही है वो साइडवर्ड मूवमेंट हो रही है, कैसी हो रही है, साइडवर्ड मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप इनहेलेशन करते टाइम, सॉरी एक्सहेलेशन करते टाइम पे देखोगे तो क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन करते टाइम पे आपका क्या कर रहे हैं, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है, और अगर आपका डायफ्राम भी देखोगे तो क्या आ रहा है, आपका नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो कम होगी, और कम होने की वजह से क्या होगा आपका, ठीक है, आप एक्सहेल करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, आप इनहेल करोगे और यहाँ पे आप एक्सहेल करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। कैसी होती है? पैसिव प्रोसेस होती है। इसको करने के लिए आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता है, सिंपली आपका क्या होता है, अपने आप होती जाती है। इट ऑकर्स व्हेन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होती है। थोरेसिक कैविटी की साइज कब डिक्रीज होगी बेटा? जब आपकी रिबकेज की मूवमेंट वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, डायफ्राम अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा, तो आपकी थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी वो क्या हो जाएगी? आपकी वापस नॉर्मल पे आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब प्रेशर क्या होगा? आपका प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा बाहर का। ठीक है, नाउ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स contract. As a result, the ribs are pulled inward and the size of thoracic cavity reduced. The diaphragm is relaxed and the lungs get compressed. lungs क्या हो जाएंगे? आपके कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रेशर क्या बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? एयर को बाहर की तरफ धकेला जाएगा, एयर को बाहर की तरफ निकाला जाएगा। इस तरीके से एक्सपायरेशन और आपका इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का जो हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है अभी तक। ठीक है, हमने पूरा रेस्पिरेशन हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने एक फुल न्यूट्रिशन पढ़ लिया पार्ट वन में। पार्ट वन में हमने, पार्ट टू में हमने क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट थ्री में आप ट्रांसपोर्टेशन, और पार्ट फोर में पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, पूरा लाइफ प्रोसेस आपका कवर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है? यहीं पे बैठे रहना है और मुझसे पढ़ते जाना है। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है।